हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम टू एमएक्स लाइव। आज का सेशन हमारा बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, कल हम क्लास नहीं कर पाए थे, सो आज का क्लास बहुत बढ़िया होगा। आपको इतने बड़े मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे कि जो कल हम टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाए थे, आज हम उसे यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, सो जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे, मैं ये अपना आईपैड लगा लूँ। यस, हाँ भाई। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट दीजिए बस मुझे। कहाँ गया मेल इसका? गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। मस्त चल रहा है एकदम, स्ट्रीमिंग ठीक हो रही है। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम टू एवरीवन, वेलकम। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गाइस देखो, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का सेशन हमारा जो होगा ये भी इलास्टिक कांस्टेंट्स के ऊपर, जो हमारे बचे हुए इलास्टिक कांस्टेंट्स है आज हम उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे। और आज अगर टाइम बचा 9 बजे के बाद, अगर क्या कहते हैं एनर्जी बची आप लोगों में, मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल दिमाग के सारे पुर्जे आपके हिल जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ आज मैं। ठीक है, आज पूरी एनर्जी के साथ बैठे हैं ना आप लोग? पूरी एनर्जी के साथ बैठे हो कि नहीं बैठे हो, ये बताओ। एंड गाइज, एक चीज अभी शायद आप लोगों को कैमरे में नहीं दिख रही होगी, आज मैं क्या कहते हैं बताना चाहता हूँ कि आई गॉट अ न्यू टी शर्ट। देखो, शायद आप लोग को ऐप का ये दिख रहा होगा। दिखा आप लोग को? ये मैंने प्रिंट करा ली है। चलो, डेली डेली यार क्या कहते हैं, अब से बढ़िया बढ़िया यार क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच सुल्तान। देखो, अब तक हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं यार। ठीक है, अब तक भी हमने काफी चीज कवर कर ली हैं। नाउ दिस सेशन, और एक सेशन मैंने यूट्यूब पे ओपन भी कर दिया था। ठीक है, और उसमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मुझे मिले यार, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मुझे मिले। और स्टूडेंट यार आज कम हो गए हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। करण आ गए हैं, विशाल आ गए हैं, शांतनु, ठीक है। 8-9 लोग हैं यार, अभी भी लोग कम हैं, बट ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। जो भी स्टूडेंट नहीं आ पाया है, आई होप सब ठीक होंगे और रिकॉर्डिंग देख सकते होंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग। आज की जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। तो हम लोगों ने रेजिलियंस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, रेजिलियंस देखो, मैंने आप लोग क्या बताया था, क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी की वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके या स्टोर कर सके। ठीक है, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच यार हर्षित। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यार। रेजिलियंस हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, रेजिलियंस मतलब क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड। यार मेरे यहाँ भी बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है, बट ठीक है, क्लास कंटिन्यू करते हैं। कल अपन नहीं कर पाए थे यार, मुझे बड़ा दुख हो रहा था, कल क्लास नहीं हो पाई। आज उसकी भरपाई करनी है यार, तो थोड़ा मतलब अटेंटिवली बैठिए यार और क्लास करते हैं यार। ठीक है, चलो। तो रेजिलियंस हमने देखा था कि एनर्जी स्टोर्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट, एनर्जी स्टोर्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट, ये हो गया था ना?
एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ये सेटिंग्स चेंज कर दूं। ठीक है ना। चलो देखो बहुत ध्यान से, और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस हमने देख लिया। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? अगर किसी मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड की बात हम करते हैं अप टू द इलास्टिक लिमिट, ध्यान रखिएगा अप टू द इलास्टिक लिमिट, और मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है, दैट इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब आप आज हेडिंग डालिए, नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए टफनेस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए टफनेस क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए टफनेस। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं टफनेस का। ठीक है, देखो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे वो एनर्जी स्टोर्ड कर सके अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल रेजिलियंस जैसा ही है। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी की, ठीक है, उसकी एबिलिटी सच दैट कि वो एनर्जी स्टोर कर सके अप टू दी फ्रैक्चर पॉइंट। देखो बहुत ध्यान से, हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं। ठीक है, वी ड्रॉ दी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस और स्ट्रेस। अगर कुछ नहीं दिया है इट इज ऑलवेज इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। अगर कुछ नहीं दिया है तो इट इज ऑलवेज इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो देखो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं। देखो ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट हो गया। सो जितना देखो, देखिए बहुत ध्यान से, मटेरियल की एबिलिटी कि वो क्या स्टोर कर सके अप टू दी फ्रैक्चर पॉइंट, अप टू दी फ्रैक्चर पॉइंट क्या कर सके। तो देखिए जितना ज्यादा एरिया अंडर दी कर्व होगा, जितना ज्यादा एरिया अंडर दी कर्व होगा, उतना मटेरियल क्या कर सकता है, एनर्जी स्टोर कर सकता है अप टू दी फ्रैक्चर पॉइंट, जितना एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है, जितना एरिया, अब देखो जितने भी डक्टाइल मटेरियल हैं दे आर टफर, व्हाई? बिकॉज उनका एरिया अंडर द कर्व विल बी वेरी हाई। तो पहले तो मैं टफनेस की हेडिंग लिख देता हूं कि क्या होता है टफनेस। ठीक है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर और एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, अप टू दी फ्रैक्चर पॉइंट इज टफनेस। ठीक है, तो लिख लेता हूं एबिलिटी ऑफ मटेरियल, एक मिनट रुकिए, स्वाति क्लास में है? स्वाति, और विशाल, विशाल है क्लास में? विशाल और स्वाति क्लास में है क्या? विशाल, स्वाति और विशेष। करण भी है, प्रियंका, विशाल, शांतनु, नूर आलम भी हैं, आदित्य भी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो जो लोग नए जुड़े थे ना वो लोग, हाँ ठीक है, चलो लिंक मिल गया ना आप लोग को। ठीक है, विशाल भी है ना? ठीक है, विश्वास, विश्वास नहीं है शायद आज क्लास में। विश्वास क्लास में हो गया? चलो, तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर एनर्जी, टू स्टोर या फिर एब्जॉर्ब। ठीक है, ठीक है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर या फिर एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट इज टफनेस। मुझ पर विश्वास है? अरे नहीं, विश्वास एक स्टूडेंट भी है। अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज टफनेस, ठीक है ना, इज टफनेस, इज टफनेस। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात? सो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, बेसिकली देखो बहुत ध्यान से, आपको क्या सुनना है, टफनेस उस समय पिक्चर में आता है जब आप इंपैक्ट लोडिंग की बात करते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपने क्या किया, एक मटेरियल पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक याद हो कि इस बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले, एक प्लास्टिक कंपनी ने क्या किया था, ठीक है, एक अपने प्लास्टिक के मतलब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, और उसने क्या किया था, हाथी के, फॉर एग्जांपल ये एक स्टूल है, ठीक है,
ये स्टूल है, क्लियर हो गया, ये स्टूल है। अब क्या हुआ था कि जो प्लास्टिक का स्टूल है, अब क्या किया गया था, उसके ऊपर हाथी का पाव रखवाया गया था। तो हुआ क्या था, वो टूटा नहीं था। तो उस कंपनी का ये दावा था कि हमारा मटेरियल बहुत टफ है। सो टफनेस तभी पिक्चर में आता है जब इंपैक्ट लोडिंग आती है, सडन लोड एकदम से आ जाता है। अब आपको मैंने पहली क्लास में ही बताया था व्हाट इज इंपैक्ट लोड, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोड्स आर देयर, ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लोड हम क्या करते हैं, लोड को क्लासिफाई करते हैं। इंपैक्ट लोड आया, ठीक है, जब भी कभी इंपैक्ट लोड पिक्चर में आता है, टफनेस कम्स इनटू द पिक्चर। सो एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू स्टोर और एब्जॉर्ब द एनर्जी, ठीक है, टू एब्जॉर्ब द एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट। अब देखो, अगर इस पे हाथी का पैर मैंने मारा, अगर ये टफ नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसकी एबिलिटी नहीं है एनर्जी स्टोर करने की, ठीक है। उस एनर्जी ने क्या किया, इसको तोड़ दिया। अगर ये स्टोर कर सकता तो नहीं टूटता ये। क्लियर हो गई ये वाली बात। सो दैट इज नोन एज द टफनेस, ठीक है। तो आप अपनी कीवर्ड में लिख लीजिएगा, टफनेस कम्स इन पिक्चर when there is a impact loading, when there is a impact loading, when there is a impact loading, ये ध्यान रखिएगा, toughness comes into picture when there is a impact loading। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब बहुत ध्यान से देखिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं यस और नो में, आप आंसर करिएगा। जितना ज्यादा देखो ये कर्व जितना ज्यादा एक्सटेंडेड होगा, ठीक है, उतना एरिया अंडर द कर्व विल बी वेरी हाई, उतना एरिया अंडर द कर्व, एरिया इज वेरी हाई, एरिया अंडर द कर्व इज वेरी हाई। जितना एरिया अंडर द कर्व हाई होगा, मतलब उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता होगा, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे देखते हैं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आता है, लोड एक्सटेंशन कर्व पे देखते हैं तो आपका एनर्जी आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी क्या देख रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व देख रहे हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत मैक्सिमम एनर्जी आ सकती है। तो जितना ये इसका एरिया ज्यादा होगा, मटेरियल विल बी वेरी टफ, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। If the area under the curve is very high, then the material will be tougher. Yes or no? जल्दी बताओ मुझे। If the area under the curve is very high, material will be tougher. Yes or no? जल्दी बताओ मुझे। Yes, yes, very good, very good, very good. ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं डक्टाइल मटेरियल्स आर टफर एंड ब्रिटल मटेरियल्स आर लेस टफर, ठीक है। अब ब्रिटल मटेरियल का आप स्ट्रेन कर देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, देखो बहुत ध्यान से। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ब्रिटल मटेरियल का है, कास्ट आयरन का है, ठीक है। कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल, कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन में क्या होता है, कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल, क्योंकि परसेंटेज जो होता है इसमें कार्बन कंटेंट इज 2 to 4%। कास्ट आयरन में जो कार्बन कंटेंट होता है 2 to 4% होता है। एज कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस और डक्टिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है ना। एज कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस, ये आज की क्लास में मैं आपको बता दूंगा, एज कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस, ठीक है, ये आज की क्लास में आपको बता दूंगा कार्बन के इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से क्या फिनोमेना होता है। फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो ऐसा है, ये देखो बहुत ध्यान से, ये बहुत ध्यान से, सॉरी, ये सो इतना ही है बस। तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए आप, एरिया अंडर द कर्व विल बी लाइक दिस, एरिया अंडर द कर्व विल बी वेरी लेस। तो एरिया इज लेस, सो इट इज लेस टफर, सो इट इज लेस टफर। सो जनरली क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल्स आपके क्या होते हैं, जनरली डक्टाइल मटेरियल्स आर मोर टफर एंड ब्रिटल मटेरियल्स आर लेस टफल। अब देखो बहुत ध्यान से, ग्लास है आपके पास, फॉर एग्जांपल ग्लास है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या कहते हैं, किसका एग्जांपल लूं यहां पर, ठीक है, मान लो विशाल का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल विशाल बैठा हुआ है और क्या कहते हैं, पढ़ाई कर रहा, नहीं समझ में आया, ग्लास की टेबल पे बैठ के पढ़ रहा था, पत्थर फेंक के मारेगा तो ग्लास एकदम से टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, यस और नो। और वही अगर कंक्रीट के स्लैब पे अपनी किताब रख के पढ़ रहा होगा, पत्थर फेंक के मारेगा तो नहीं टूटेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज डक्टाइल मटेरियल्स जो आपके होते हैं, ठीक है, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल्स आपके, सॉरी कंक्रीट का स्लैब नहीं, अगर मान लीजिए स्टील का स्लैब है, उस पे बैठ के पड़ रहा है, पत्थर फेंक के मारा तो क्या हुआ, नहीं टूटा वो, बट ग्लास स्लैब टूट गया। क्यों टूट गया? बिकॉज होता क्या है कि डक्टाइल मटेरियल्स का क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, डक्टाइल मटेरियल की जो एबिलिटी, ब्रिटल मटेरियल की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, टू स्टोर द एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट इज वेरी लेस। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलो यहां पर मैं लिख देता हूं, डक्टाइल मटेरियल्स आर tougher,
डक्टाइल मटेरियल्स आर टफर एंड ब्रिटल मटेरियल्स आर लेस टफर. क्लियर हो गई? Why less tougher? Because the ability of brittle materials to store the energy up to the fracture point is very less. आई होप पत्थर फेंकने वाले एग्जांपल से आप समझ गए. पत्थर अगर आप फेंकोगे तो क्या आएगा? इंपैक्ट लोडिंग आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? तो विशाल, जो मैंने आज एग्जांपल दिया है, आज आप घर जाके ट्राई करिएगा, ठीक है? और फिर मुझे बताइएगा कि वो आपकी ग्लास टेबल टूटी कि नहीं टूटी. तो ब्रिटल मटेरियल आर लेस टफर. क्लियर हो गई ये वाली बात? बिटुमिन की डक्टिलिटी भी बहुत होती है. अच्छा ठीक है. तो पत्थर फेंकना तुम कहां पर? रोड पे. ठीक है, तो पत्थर फेंकना तुम रोड पे, ठीक है ना? चलो यहां पर आप लिख लीजिएगा अपने कीवर्ड में. अगर आप क्या कर रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से, कल भी हमने देखा था, अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया ले रहा हूं तो हमें क्या मिलेगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में तो हमें क्या मिलता है? मॉडुलस ऑफ टफनेस मिलता है. ठीक है, मॉडुलस ऑफ टफनेस इज, ठीक है, मॉडुलस ऑफ टफनेस. अरे जल्दी देखो, मॉडुलस ऑफ टफनेस. मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम मेरे सर के पीछे हो गया, आप देख सकते हैं. वॉल्यूम दिखा आप लोगों को? पर यूनिट वॉल्यूम. देखिए, बिटुमिन हैज अ बाइंडर प्रॉपर्टी. बिटुमिन को जब आप क्या करते हैं और इंग्रेडिएंट के साथ, एग्रीगेट के साथ, ठीक है, एग्रीगेट के साथ, देन इट मेक्स द टफर एलिमेंट. क्योंकि जब बिटुमिन कंक्रीट बन जाता है, ठीक है, कंक्रीट जब बन जाता है, बिटुमिन कंक्रीट जब आपका बन जाता है ना, डन. चलो बिटुमिन के बारे में भी हम बात करेंगे. अभी मैं उसका भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको बता दूंगा. ठीक है, सिंपली बिटुमिन का जब मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, चलिए लिख लिया सबने? चलो बहुत ध्यान से देखिए. नेक्स्ट आप देखिए, व्हाट इज हार्डनेस. नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, हार्डनेस. हार्डनेस हेडिंग डालिए. ठीक है, देखो हार्डनेस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल की वो एबिलिटी, वो क्या कर सके, ठीक है, स्क्रैचिंग को, एब्रेशन को, इनंडेशन को रेजिस्ट कर सके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल. आप डायमंड पे स्क्रैच करिए, आपको क्या, उसमें स्क्रैच से क्या होगा? सरफेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट एबरेशन, ठीक है, इनंडेशन, स्क्रैचिंग, एक ही बात है. एबरेशन, इनंडेशन और स्क्रैचिंग.
क्लियर हो गई ये वाली बात? तो हार्डनेस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल की वो एबिलिटी जिससे वो, ठीक है, स्क्रैचिंग को, इनंडेशन को एंड, ठीक है, एब्रेजन को रेजिस्ट कर सके. सो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट, मैं लिख देता हूं, हार्डनेस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग, ठीक है, एबरेजन, ठीक है, और इनंडेशन is known as hardness. अच्छा, यहां पर नोट के फॉर्म में एक चीज लिख लीजिए, दो टर्म आते हैं, एक तो होता है एबरेजन और एक होता है एट्रीजन. एबरेजन और एट्रीजन, देखो एबरेजन और एट्रीजन में क्या फर्क होता है? दो टर्म्स आते हैं, ये इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए. ये दोनों टर्म आपने कहां पर देखे हैं? जल्दी बताइए मुझे. सिविल इंजीनियरिंग में आपने ये दोनों टर्म कहां पर देखे हैं? जल्दी जल्दी बताइए मुझे. कहीं सुने आपने ये टर्म एबरेजन और एट्रीजन? अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में सुने, ठीक है. गुड इवनिंग बीरा. लॉस एंजलिस एबरेशन टेस्ट, वेरी गुड यार, वेरी गुड विशाल. लॉस एंजलिस एबरेशन टेस्ट, ठीक है ना? यस. देखो क्या होता है, हम उसमें क्या करते हैं, ठीक है, मटेरियल टेस्टिंग में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप वहां पर क्या करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, आप ड्रम में, एक रोटेटिंग ड्रम होता है, ठीक है, ठीक है, रोटेटिंग ड्रम में आप क्या करते हैं, एग्रीगेट्स के साथ, आप एग्रीगेट के साथ क्या डाल देते हैं? स्टील रिंग बॉल्स डाल देते हैं, ठीक है. अब जब एग्रीगेट्स के साथ, फॉर एग्जांपल ये एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, एग्रीगेट में आपने क्या डाल दिया? स्टील रिंग बॉल्स डाल दी, ये स्टील की रिंग बॉल्स हैं, ठीक है. अब जब ये स्टील, अब आप इस ड्रम को रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा? दीज स्टील रिंग बॉल्स विल एब्रेट, ठीक है, विल स्क्रैच द एग्रीगेट, ठीक है. सो उसे बोलते हैं जब टू डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, कोलाइड ईच अदर, दैट इज नोन एज एबरेशन. व्हेन टू सेम मटेरियल स्क्रैच ईच अदर, दैट इज नोन एज एट्रीजन, ठीक है. इफ एग्रीगेट कोलाइड्स ईच अदर एंड स्क्रैच देमसेल्फ, और व्हेन स्टील रिंग्स इंडिविजुअली, ठीक है, collide themselves and scratch themselves, that is known as attrition. Clear हो गई ये वाली बात? When two materials, ठीक है, collide each other and scratching takes place, that is known as aberration. क्लियर हो गई ये वाली बात? एट्रीजन क्या होता है? सेम मटेरियल में, तो यहां पे कीवर्ड में लिख देता हूं, यहां पर मैं कीवर्ड में लिख देता हूं, एट्रीजन इज फॉर सेम मटेरियल. when same material collide each other and when different materials collide each other, ठीक है, that is known as different materials. When different material collide each other, that is known as aberration, and same material collide each other, that is known as attrition. So when these ring balls, these are ring balls, steel ring balls, then they collide each other, or aggregate collide each other, that is known as attrition, ठीक है. And when aggregate and steel ring balls collide each other, that is known as aberration. Clear everyone? This point clear everyone? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग. तो यहां नोट के फॉर्म में एक चीज भी लिख लीजिए, यू राइट डाउन अ नोट ओवर हियर. एंड व्हाट इज द नोट? नोट इज, यहां पर नोट क्या करना है आपको, अभी हम दो स्टील के कंपोजिशन देखेंगे, स्टील का भी हम मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी देखेंगे कि स्टील में व्हेन वी इंक्रीज द कार्बन कंटेंट द कंपोजिशन ऑफ द स्टील डिफर्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल द स्टील, सॉरी, ठीक है, cast iron in which the composition of the carbon has greater carbon content, cast iron. So cast iron is more harder than, ठीक है, cast iron
is more harder than mild steel. Harder than mild steel. This will, अभी आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ऑन वेरिंग द कार्बन कंटेंट हाउ दीज प्रॉपर्टीज डिफर्स. ठीक है, कास्ट आयरन इज मोर हार्डर देन माइल्ड स्टील. ये लिख लीजिए. रिटन एवरीवन. नाउ विल गो ऑन अ वेरी कंसेप्चुअल डेटा. अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एक चीज के ऊपर जा रहे हैं. सो आई नीड योर अटेंशन इन दिस. ठीक है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पे हम लोग जा रहे हैं. सो आई नीड योर अटेंशन. तो आप लोग प्लीज पेन रखिए और कॉन्सेप्ट सुनिए. आई होप ये वाला पेज लिख लिया होगा सबने. सो जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं उन्हें कैसे कॉमेंट करना है, अगर आपने ये चीज लिख ली है तो डी लिखेंगे कॉमेंट में. डी लिखेंगे मतलब आपने डन, ये पूरा लिख लिया ये वाली स्लाइड. शैल आई प्रोसीड फर्दर? वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कार्बन ऑन स्टील. नेक्स्ट हेडिंग इज effect of increase in carbon on steel. तो कार्बन के इंक्रीज होने से क्या क्या इफेक्ट आते हैं, विल सी दिस. ठीक है, सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कार्बन बाय इंक्रीजिंग द कार्बन ऑन स्टील. सो फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज वी हैव द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. as I am increasing the carbon content, so that is what this picture has been. So these are the three carbon, these are the three steel on which we have varied the carbon content. Getting my point? Like, so this is the graph for the steel having carbon content 0.2% carbon. This is the stress strain curve. Okay, this is the stress strain curve for the steel which have carbon content 0.2%. This is the stress strain curve, blue one. This is the stress strain curve for the steel which have carbon content 0.4% carbon. ठीक है, येलो वाला कर्व किसका है? दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द स्टील विच हैव कार्बन कंटेंट 0.8% कार्बन कंटेंट. ठीक है, सो अब आप देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे. सो अब आप बहुत ध्यान से देखिए. एज यू इंक्रीज द कार्बन कंटेंट, देखो ये कर्व क्या हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है. अब आप देखो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन आपका क्या होता है, डिक्रीज होता चला जा रहा है. एज यू इंक्रीज द कार्बन कंटेंट, बहुत ध्यान से सुनिए, ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट को क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया. सो देखो यहां पर क्या क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा. ठीक है, एज यू इंक्रीज द कार्बन कंटेंट, ठीक है, दिस पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन विल डिक्रीज. व्हाट इज पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन सिग्निफाइज? पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन क्या सिग्निफाई करता है? दैट डक्टिलिटी विल डिक्रीज. यस और नो, जल्दी बताइए मुझे. दैट डक्टिलिटी विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट. डक्टिलिटी विल डिक्रीज. यस और नो, जल्दी बताओ मुझे. ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट डक्टिलिटी विल डिक्रीज. यस और नो, yes or no, जल्दी बताओ मुझे. yes or no. I hope the student who have joined recently have revised my earlier lecture also. ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है एक लेक्चर में that ductility क्या होता है. पोस्ट if material have 5% more than 5% post elastic strain, that is ductile.
यस, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. ठीक है, डक्टिलिटी डिक्रीजेस, डक्टिलिटी डिक्रीजेस. नेक्स्ट, नेक्स्ट, टफनेस ऑल्सो डिक्रीजेस एज यू, ठीक है, एज यू इंक्रीज द कार्बन कंटेंट. एरिया अंडर द कर्व, लुक एट हियर, बहुत ध्यान से देखिए, दिस वन हैज एरिया, दिस एरिया अंडर द कर्व, एंड दिस वन हैज this area under the curve. So as you increase the carbon content, area under the curve decreases. Area under the curve decreases signifies that material is less tougher. Less tougher means the toughness of the material decreases, the toughness of the steel decreases. ठीक है, so toughness decreases, ductility decreases, toughness decreases, ductility decreases, toughness decreases. What about brittleness? ब्रिटलनेस विल इंक्रीज और डिक्रीज, जल्दी बताइए मुझे. व्हाट अबाउट ब्रिटलनेस? ब्रिटलनेस विल इंक्रीज और डिक्रीज, जल्दी बताइए मुझे. डक्टिलिटी डिक्रीजेस, टफनेस डिक्रीजेस, व्हाट अबाउट द ब्रिटलनेस, जल्दी बताइए. इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. ब्रिटलनेस, 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 अगर टफनेस डिक्रीज हो रहा है तो ब्रिटलनेस विल इंक्रीज. वेरी गुड, वेरी गुड स्वाति. शांतनु सुनो यार बहुत ध्यान से. यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, इंक्रीज. क्योंकि देखो ना, ब्रिटलनेस क्या होता है, अगर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन कम होता है दैट इज ब्रिटलनेस. पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन कम होता है तो दैट इज ब्रिटलनेस. अब देखो बहुत ध्यान से, यहां पर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इतना है, ये कम ब्रिटल है, ये डक्टाइल है. ठीक है, कम ब्रिटल है, डक्टाइल है. ये देखिए, ये देखिए, ये ज्यादा ब्रिटल है, ठीक है, कम डक्टाइल है. ये और ज्यादा आपका क्या हो गया, और ज्यादा ब्रिटल हो गया. क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है. सो ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट ब्रिटलनेस इंक्रीजेस, ब्रिटलनेस इंक्रीजेस. गेटिंग माय पॉइंट? ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट ब्रिटलनेस इंक्रीजेस. अब आप, ठीक है, एक बात मुझे और बताइए बहुत ध्यान से. नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बहुत ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से देखिए कि व्हाट अबाउट द यील्ड स्ट्रेंथ. यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट विल मेक दिस एज अ बेस, विल मेक दिस एज अ बेस. ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करने से, जल्दी जल्दी मुझे बताओ, कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करने से आप मुझे जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज? दैट विल इंक्रीज. देखो ना बहुत ध्यान से, इंक्रीज. देखो ये कर्व और ऊपर चला जा रहा है, तो इसका अल्टीमेट कहां है? फॉर एग्जांपल इसका अल्टीमेट ये है, इसका अल्टीमेट ये है, इस तो देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, व्हाट अबाउट द रेजिलियंस? रेजिलियंस विल इंक्रीज और डिक्रीज, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताइए मुझे, रेजिलियंस विल इंक्रीज और डिक्रीज? रेजिलियंस विल इंक्रीज और डिक्रीज, जल्दी बताइए मुझे. What about the resilience? जल्दी बताओ यार. रेजिलियंस विल इंक्रीज. वेरी गुड. रेजिलियंस क्या होता है? एरिया. ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट. इसके लिए देखो 0.2% नहीं, दैट विल, रेजिलियंस विल इंक्रीज. हाउ द रेजिलियंस विल इंक्रीज? एरिया अंडर द कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट. देखो इसका एरिया अंडर द कर्व ये है, इसका एरिया अंडर द कर्व कितना आ गया? ये देखो यहां से, ये देखो एरिया अंडर द कर्व और बढ़ गया. इसके लिए एरिया अंडर द कर्व देखो, इसके लिए एरिया अंडर द कर्व देखो, तो इसका एरिया अंडर द कर्व और ज्यादा बढ़ गया. सो ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट अप टू द इलास्टिक लिमिट. देखो इसका इलास्टिक लिमिट, ठीक है, अप टू द, हाँ प्रूफ रेजिलियंस भी, हाँ प्रूफ रेजिलियंस, हाँ प्रूफ, यहां पर रेजिलियंस मतलब प्रूफ रेजिलियंस मैंने बोल लिया. ठीक है, यहां पर रेजिलियंस मतलब प्रूफ रेजिलियंस मैंने बोल लिया. ठीक है भाई, क्योंकि जब आप यहां पर कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम को कंपेयर करेंगे. बात समझ आ रही है? अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम को कंपेयर करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट अबाउट द प्रूफ रेजिलियंस? इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज.
ठीक है, सो प्रूफ रेजिलियंस की जगह मैं यहां रेजिलियंस लिख रहा हूं, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, सो रेजिलियंस विल इंक्रीज, रेजिलियंस विल इंक्रीज। क्लियर हो गई ये वाली बात। और एक लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखो, सारे पॉइंट मैंने आप लोग को लिखा दिए। लास्ट पॉइंट इज व्हाट अबाउट द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट, व्हाट अबाउट द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, जल्दी बताइए मुझे, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? व्हाट अबाउट द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी। यंग्स मॉडुलस क्या होगा, जल्दी बताइए। इट विल इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड, बिकॉज यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट द स्लोप। अब देखो स्लोप, देखो सारे कर्व का स्लोप सेम है, सारे कर्व का इनिशियल स्लोप क्या है, सेम है, सारे कर्व का इनिशियल स्लोप क्या है, सेम है। सो यस, यंग्स मॉडुलस विल रिमेन सेम। इस प्रॉपर्टी का फायदा हम लोग उठाएंगे जब हम कॉलम डिजाइन करेंगे, ठीक है। यस यस, इस प्रॉपर्टी का हम लोग फायदा उठाएंगे। इवन दो यू आर इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट, योर यंग्स मॉडुलस इज सेम, ठीक है। सो ई की वैल्यू क्या है, यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल इज सेम, ये कांस्टेंट रहेगी। सारे पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हुए? सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुए, ये बताइए आप मुझे। अंडरस्टूड एवरीवन, सारे के सारे पॉइंट, ये एक एक पॉइंट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट। ठीक है, अब एक डेटा देखो, कास्ट आयरन जो आपका होता है, कास्ट आयरन जो आपका होता है, इसमें कार्बन कंटेंट जो आपका होता है, ठीक है, वो 2 to 4% होता है, 2 to 4%, ठीक है। और माइल्ड स्टील जो आपका है, माइल्ड स्टील में जो कार्बन कंटेंट है जनरली 0.2 से 0.4% तक होता है। फॉर एग्जांपल अगर इतना है, ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को देखो, कार्बन कंटेंट कास्ट आयरन में ज्यादा है, कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट अगर ज्यादा है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, तो यहां पर मैं, अच्छा लिखा नहीं है, यहां पर लिखा नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, कास्ट आयरन ज्यादा टफर होगा कि माइल्ड स्टील ज्यादा टफर होगा, ये बताइए मुझे, जल्दी बताओ मुझे। कास्ट आयरन ज्यादा टफर होगा कि माइल्ड स्टील ज्यादा टफर होगा, जल्दी बताओ मुझे। कास्ट आयरन ज्यादा टफर होगा कि माइल्ड स्टील होगा? ये कास्ट आयरन है, ये कास्ट आयरन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका माइल्ड स्टील है। कास्ट आयरन इज मोर टफर और माइल्ड स्टील इज मोर टफर। माइल्ड स्टील इज मोर टफर, माइल्ड स्टील इज मोर टफर बिकॉज इट इज मोर डक्टाइल, ठीक है, ठीक है, माइल्ड स्टील इज मोर टफर, बट हार्डनेस में हमारा क्या हो जाता है, जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है हार्डनेस इंक्रीजेस, ठीक है, मोर द कार्बन कंटेंट हार्डनेस इंक्रीजेस, यहां पर ये भी लिख सकते हो आप, हार्डनेस, हार्डनेस इंक्रीजेस, ठीक है, मोर इज द कार्बन कंटेंट। देखो ये देखिए, यहां लिखा है ना, ये देखो बहुत ध्यान से, ये देखिए, कास्ट आयरन इज मोर हार्डर देन माइल्ड स्टील, तो कास्ट आयरन हैव मोर कार्बन कंटेंट। गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ गया ये चीज? सबको समझ में आ गई ये चीज? सारे के सारे पॉइंट क्लियर है? ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए? सो आप लोगों को यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दी नोट्स, नोट्स आप लोग लिख लो मेरी क्लास के, बाकी मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। मैंने उन्हें कंप्यूटर टाइप के लिए दिया हुआ है, सो ऐप में मैं कंप्यूटर टाइप नोट्स अपडेट कर दूंगा, जस्ट गिव मी फ्यू डेज, ठीक है। सारे पॉइंट 1 करोड़ के हैं यार, सारे पॉइंट 1 करोड़ के हैं, देख लो आप ये चीज।
क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग। डन, ठीक है चलिए। ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल बिहेवियर, ये हेडिंग डालिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल बिहेवियर। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल बिहेवियर। सो देखो यार, यही मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं बहुत कम थ्योरी लिखाता हूं बट समझाता ज्यादा हूं। और देखो क्या होता है ना, जैसे ये चीज देखो, मैं चाहता तो इसके ऊपर 2 पेज लिखा सकता था, 2 पेज इसके ऊपर आराम से भरवा सकता था आपको, बट हमें अपनी सेमेस्टर की तैयारी नहीं करनी है यार, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। सो आपको डेटा बहुत सारा समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो जितना आप नोट्स में थ्योरी जितना कम से कम लिख सको उतना फायदा होता है। हम रादर देन थ्योरी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से पढ़ रहे हैं यार, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं जैसे मैंने पढ़ाई करी थी। क्लियर हो रही है वाली बात? तो कम से कम लिखिए, कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा समझिए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए, यही तैयारी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। मैंने बहुत सारी कोचिंग्स देखी हैं जहां पर भर भर के थ्योरी लिखाई जाती है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, भर भर के थ्योरी पन्ने पन्ने भराए जा रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 कॉपियां भराई जा रही हैं, बट एट द एंड आपको उन्हें याद भी तो रखना है। क्लियर हो रही है वाली बात? आपको कम से कम कीवर्ड्स में लिखना है अपनी कॉपी में और उन्हें रिवाइज करते रहना है ताकि कॉन्सेप्ट आपको पता हो, अपने कॉन्सेप्ट कभी ना रटाओ, कॉन्सेप्ट समझा हो तो आप हमेशा क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्लियर हो गई ये वाली बात? बाकी हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल बिहेवियर, ये देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल बिहेवियर। देखो बहुत ध्यान से, देखिए देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये कर देखो, दिस कर्व, ये पूछा जाता है मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग में, ये पूछ लिया जाता है मटेरियल बिहेवियर बताइए कैसे बिहेव करेगा, दिस समटाइम्स आस्क्ड इन दी, ठीक है, मैथ्स दी फॉलोइंग। सो देखो यहां पर क्या हो गया, सो ऑल द डायग्राम्स आर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अंटिल स्पेसिफाइड, जब तक बोलेगा नहीं कि ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन है तब तक हम नहीं मानेंगे, ठीक है, तभी मानेंगे, अदरवाइज हम क्या मानेंगे उसे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन मानेंगे। सो लेट अस सपोज ऑल द कर्व्स आर इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। सो दिस इज, देखो ये कैसे हो रहा है, लीनियरली इलास्टिक, ये क्या है, लीनियरली इलास्टिक है, रबर शोज दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, रबर शोज दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, दिस इज नथिंग बट नॉन लीनियर इलास्टिक, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट ये कैसा बिहेव कर रहा है, नॉन लीनियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर इलास्टिक हो जाएगा, नॉन लीनियर इलास्टिक, एंड दिस इज नथिंग बट लीनियर इलास्टिक। नाउ द थर्ड वन देखिए, थर्ड वाला आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, बहुत ध्यान से देखो, ये देखिए बहुत ध्यान से, ये कर्व है, ये इलास्टिक लिमिट है और उसके बाद यहां पर ये ऊपर राइज कर रहा है। सो दिस कर्व इज नोन एज, देखो यहां पर पहले ये राइज किया, इसके बाद और राइज करने लग गया, ठीक है। सो दिस कर्व इज नोन एज, जब भी कभी क्या होता है, द कर्व राइजेस आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, दैट इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ठीक है। अप टू द इलास्टिक लिमिट आप उसे, अप टू द प्लास्टिक लिमिट आप उसे स्ट्रेन कर चुके हैं, ठीक है। और देखो क्या चीज होता है, ये देखिए बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, सो दिस इज व्हाट स्ट्रेन बहुत कम है बट स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। देखिए अगर ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, सो स्ट्रेन देखिए क्या चीज है, ये इसका स्लोप क्या है, 90 की तरफ टेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो देखो स्ट्रेन एक बहुत कम है बट स्ट्रेस आपका क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग, दिस कर्व रिप्रेजेंट व्हाट, दिस कर्व रिप्रेजेंट लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग, लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग, गेटिंग एवरीवन?
लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग, गेटिंग है? ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको? लीनियर इलास्टिक, नॉन लीनियर इलास्टिक, लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग। अब ये देखिए दिस वन, ये आपका क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस वन इज नथिंग बट लीनियर इलास्टिक प्लास्टिक। सो ये आपका क्या बिहेवियर शो कर रहा है? दिस कर्व शोज लीनियर इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक है ना? दिस कर्व इज शोइंग लीनियर इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर। तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं लीनियर इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर। अब देखो मुझे बताइए बहुत ध्यान से, दिस वन ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बताइए मुझे जल्दी 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 बताइए मुझे, व्हाट इज दिस कर्व रिप्रेजेंटिंग? ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब देखो क्या हुआ कि आपने पहले एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दिया, उस स्ट्रेस के बाद क्या हुआ? हल्का सा स्ट्रेस आपने दिया, यस यस, ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक। पहले आपने क्या किया? स्ट्रेस इंक्रीज किया, बट आफ्टर सर्टन स्ट्रेस क्या हो गया? उसमें बहुत स्ट्रेन आ गया, उसमें बहुत स्ट्रेन आ गया, उसमें बहुत स्ट्रेन आया। क्लियर हो गई वाली बात? उसमें बहुत स्ट्रेन आ गया, और ये स्ट्रेन कैसा होगा? नॉन रिकवरेबल होगा, नॉन रिकवरेबल होगा। सो इट इज परफेक्टली प्लास्टिक, दिस इज नथिंग बट परफेक्टली प्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल देते हैं, देखो, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? आटा है, ठीक है, आटा तो सबको पता होगा ना, व्हीट आटा होता है ना। आटा घर में लेडीज क्या करती हैं? रोटी बनाने से पहले आटा उसनती है ना, ठीक है ना? आई होप ये तो पता होगा ना यार, आपको आटा उसना जाता है, आटा का डो बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? ठीक है, डो बना दिया आपने। आटे का डो आपने जब बना दिया, फॉर एग्जाम्पल ये आटे का डो है, इस पे आप क्या करिए? पंच करिए, इस पे हिट करिए, देखो ये क्या होगा? ये फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? भाई ये फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? और ये वापस आता है क्या? नहीं वापस आता, ये वापस नहीं आता है, ठीक है, ये फैल गया, वापस नहीं आया। सो दैट इज नथिंग बट परफेक्टली प्लास्टिक। रोटी के लिए डो बनाते कि नहीं बनाते? अब उस डो में आप क्या करिए? हाथ मारिए, उसमें आप हाथ मारिए, दैट विल स्क्वीज, ये फैल जाएगा, फैल गया और वापस नहीं आएगा, फैल जाएगा ये पूरा। सो दैट इज नोन एज परफेक्टली प्लास्टिक। इसी तरीके से सॉइल में आप क्या कर सकते हैं? सॉइल में भी परफेक्टली प्लास्टिक कौन होता है? क्ले होता है। परफेक्टली प्लास्टिक इज क्ले। क्ले, आप क्ले लीजिए, क्ले में आप सॉइल में वाटर मिला के पूरा रख दीजिए क्ले। अब क्ले पे आप पंच करिए, देखो ये क्या होता है? प्लास्टिकली बिहेव कर, एक्सपैंड करता है। इट विल नॉट रिटर्न बैक, इट विल एक्सपैंड, इट विल एक्सपैंड। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये सॉइल में, ये सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है मैंने आप लोगों को, ये सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है मैंने आप लोगों को कि प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉइल क्या होता है। गेटिंग एवरीवन? ये पॉइंट सबको समझ में आ गए? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है? ये है, देखो बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से, ये कर्व है, सूडो प्लास्टिसिटी कैरेक्टर। यार सुल्तान बताऊंगा, ये चीज बता दूंगा। सूडो प्लास्टिक क्या होता है? ठीक है, हम इन प्लास्टिसिटी इंड्यूस कर देते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट अ प्लास्टिक मटेरियल, बट हम उसमें प्लास्टिसिटी इंड्यूस कर देते हैं, उसे बोलते हैं सूडो प्लास्टिसिटी। चलो देखो बहुत ध्यान से, ये कर्व देखो, ये व्हाइट वाला कर्व देखिए, ये व्हाइट वाला कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? और एक ये व्हाइट वाला कर्व, ये मुझे बताइए क्या बिहेव कर रहे हैं? ये दिस कर्व एंड दिस कर्व, व्हाइट अलग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, जल्दी बताइए मुझे, व्हाट दीज कर्व आर रिप्रेजेंटिंग? ये आपका क्या है? ये वाला कर्व, ये वाला कर्व क्या है? फर्स्ट वन, फर्स्ट वन,
आइडियली रिजिड, वेरी गुड, आइडियल रिजिड, आइडियल रिजिड, ठीक है। मतलब क्या है, कितना भी स्ट्रेस लेते रहो, कितना भी लोड लगाते रहो, उसमें स्ट्रेन नहीं आएगा, उसमें एक्सटेंशन नहीं आएगा, ठीक है। यस यस, मतलब क्या है, कितना भी लोड लो, मारो मारो, बिल्कुल मारो मारो, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। मारते जा रहे हो, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। इट्स लाइक, ठीक है, रिजिड, वेरी रिजिड, रिजिड, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, आइडियल रिजिड हो गया, ये आइडियल रिजिड, ideal rigid. And the second one is ideal fluid. Yes, very infinitely small strain आपने दिया, बहुत थोड़ा सा आपने स्ट्रेस दिया और उसमें इनफाइनाइट स्ट्रेन आ गया, बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस दिया और इनफाइनाइट स्ट्रेन आ गया, दैट इज नोन एज आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, आइडियल रिजिड एंड आइडियल फ्लूइड। क्लियर एवरीवन? Written everyone? ये भी लिख लिया सबने? आई होप रिटन एवरीवन, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। डन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, ठीक है। लोडिंग एंड अनलोडिंग कर, देखो बहुत ध्यान से, यहां पर एक ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री, तो ये ईएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ईएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट, दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है, या फिर मतलब, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप सुन लीजिए, क्योंकि कंसेप्चुअल पॉइंट्स है थोड़े से, ये आप समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। हेडिंग डालिए, लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व, लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व, लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व। देखो बहुत ध्यान से, आई होप रिटन, चलो देखो बहुत ध्यान से, लो फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ मटीरियल यू हैव लोडन, ठीक है। तो यू हैव ड्रॉन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मटीरियल कैसे बिहेव कर रहा है ऑन द लोडिंग एंड दी, कैसे उसमें इलोंगेशन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा इलोंगेशन आ रहा है, अप टू द इलास्टिक लिमिट आपने क्या किया, उसको लोड किया, अप टू द इलास्टिक लिमिट आपने उसे लोड किया, तो ऐसा कर्व आ गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। और ये प्लॉट कर सकते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, आपने क्या किया, उसमें ग्रेजुअली लोड अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, एंड व्हाट हैपेंस इज ग्रेजुअली लोड अप्लाई कर रहे हैं और उसका स्ट्रेन बिहेवियर आप देख रहे हैं। तो आपने क्या देखा, ऐसा स्ट्रेन बिहेवियर आया, तो दिस इज नथिंग बट दिस रेड वन इज द लोडिंग कर्व, दिस रेड वन इज द लोडिंग कर्व, ठीक है। ये क्या है, लोडिंग कर्व है। क्लियर हो गई वाली बात? अब आपने क्या किया, नो यू हैव रिमूव द लोड ग्रेजुअली, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई एक मेंबर है, ठीक है, ये स्पेसिमेन है, आपने क्या किया, इस पे ग्रेजुअली लोड इंक्रीज किया, ठीक है, 1 यूनिट, देन उसके बाद फिर 1 यूनिट, देन उसके बाद फिर 1 यूनिट, ठीक है। तो आपने फिर क्या किया, ठीक है, 3 यूनिट तक आप यहां पर आ गए, देन व्हाट हैपेंस इज, आपने क्या किया, इसमें अनलोडिंग करी, इसमें से आपने क्या किया, ये 1 यूनिट का लोड हटा दिया, फिर 1 यूनिट का लोड हटा दिया, फिर 1 यूनिट का लोड हटा दिया। सो ग्रेजुअली लोड इंक्रीज किया, ग्रेजुअली लोड आपने डिक्रीज किया अप टू द इलास्टिक यूनिट। अगर ड्यूरिंग द अनलोडिंग इट शोज दिस टाइप ऑफ कर्व, if this shows this type of curve, so blue one what represent, ये blue one क्या बता रहा है, अनलोडिंग कर्व बता रहा है, अनलोडिंग कर्व बता रहा है, और रेड वन क्या बता रहा है, रेड वन रिप्रेजेंट्स दी लोडिंग कर्व। तो अगर लोडिंग और अनलोडिंग कर्व सेम है, इट मींस ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर इज नो हीट लॉस, देयर इज नो हीट लॉस, ठीक है। इसे बोलते हैं आइडियल लोडिंग, आइडियल लोडिंग अनलोडिंग बोलते हैं,
ठीक है। सो ये आइडियल केस होते हैं, मतलब अगर लोडिंग करते समय मटेरियल सेम बिहेव कर रहा है और अनलोडिंग करते समय भी सेम ट्रैक मतलब सेम ट्रेस कर रहा है पाथ को, तो क्या होता है, ये आइडियल केस होता है। देयर मींस इस प्रोसेस में उस मटेरियल ने कोई भी हीट लॉस नहीं करी है, कोई भी जो लोड आप कर रहे हैं, वर्क डन उसमें कर रहे हैं, वो वर्क डन उसका लॉस नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा रिकवर हो जा रहा है। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो इसका क्या मतलब होता है, अगर लोडिंग और अनलोडिंग कर्व सेम है, अगर लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व सेम है, इज सेम, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, आइडियल केस रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर ये सेम है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट नो लॉस, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हुआ है। क्लियर हो गई ये वाली बात? देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। वाइल ऑन दी अदर केस, देखिए बहुत ध्यान से, एक केस ये है, आपने क्या किया, मटेरियल को लोड किया, ठीक है, सेम 1 1 1, उसके बाद अनलोड कर रहे हैं। अनलोड मतलब 3 यूनिट का लोड है, 3 यूनिट से 2 यूनिट पे है, 2 यूनिट से 1 यूनिट, 1 यूनिट से 0 पे है। अगर अनलोडिंग करते समय इफ मटेरियल बिहेव्स लाइक दिस, उसका अनलोडिंग कर्व ऐसा होता है। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक है, लोडिंग और ये आपका क्या है, अनलोडिंग है। अगर मटेरियल ऑन लोडिंग एंड अनलोडिंग, ठीक है, बिहेव्स डिफरेंटली, इट मींस दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज लॉस ऑफ, ठीक है, एनर्जी इज बीन लॉस्ट, ठीक है। इस ये क्या होता है, ये जो आपने वर्क डन किया दैट इज लॉस्ट इन विच फॉर्म, इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में वो लॉस हो गया, एंड दैट लॉस इज नोन एज हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अनलोडिंग कर्व, दिस इज नोन एज, ये अनलोडिंग कर्व है, एंड रेड वन इज नथिंग बट द लोडिंग कर्व, ये लोडिंग है। और अगर क्या हुआ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अगर आपका सेम कर्व फॉलो नहीं हुआ, ठीक है, सेम कर्व फॉलो नहीं हुआ, तो ये जो आपका, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये दिस वन, ये जो शेडेड रीजन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट लॉस ड्यू टू हीट, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस हुआ है हीट के कारण क्या हो गया, लॉस हुआ है, तो लॉस ड्यू टू हीट, तो ये दिस वन रिप्रेजेंट लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीट, ठीक है। मतलब आपने जितना आपने इनपुट दिया था, 10 यूनिट का इनपुट दिया, रिटर्न में आपको 8 यूनिट की एनर्जी मिली, 2 यूनिट की एनर्जी क्या हो गई, हीट के फॉर्म में लॉस हो गई, एंड दिस लॉस इज नोन एज, यहां लिख देता हूं मैं, हिस्टेरिसिस लॉस, HYS, ये देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, दिखा आप लोगों को, हिस्टेरिसिस लॉस। Written everyone? चलो बढ़िया, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए कितनी आसानी से हिस्टेरिसिस लॉस समझ लिया हमने, कितनी सिंप्लिसिटी के साथ हिस्टेरिसिस लॉस समझ लिया। रिटन एवरीवन? चलिए रिटन, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एक ये नोट लिख लीजिए,
दिस नोट विल बी हेल्पफुल अगेन फॉर द ईएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। दिस इज फॉर रबर। रबर देखिए कैसे शो करता है, इवन दो दिस इज नॉट इन अवर अप्रोच, ठीक है, ये हमारा सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं हाउ रबर बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम अदर मटेरियल्स, ठीक है। तो मटेरियल्स की स्ट्रेंथ देख रहे हैं हम लोग। सो इवन दो हम लोग का रबर का कोई काम नहीं होता, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट देख लो, ठीक है, चाहे आप आरसीसी देख लो, स्टील देख लो, ठीक है, चाहे स्ट्रक्चर एनालिसिस देख लीजिए, चाहे जियोटेक देख लीजिए, चाहे फिर आप हाईवे देख लीजिए, रबर का यूसेज हमारे में नहीं है, ठीक है। हम रबर के स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, ठीक है, रबर का इतना यूसेज नहीं है, बट फिर भी एक छोटा सा पॉइंट हम लोग ले सकते हैं। Rubber shows non-linear elastic behavior. Rubber shows non-linear elastic behavior. देखो एक पॉइंट अब तक एग्जाम में आया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं। नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है? रबर देखो कैसा बिहेवियर शो करता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। The stress strain curve for rubber is like this. The stress strain curve for rubber is like this. ठीक है, ठीक है, ये देखिए, दिस रीजन इज नोन एज सॉफ्टनिंग रीजन, दिस रीजन इज नोन एज सॉफ्टनिंग रीजन, एंड दिस रीजन इज नोन एज हार्डनिंग रीजन। दिस रीजन इज नोन एज हार्डनिंग रीजन। अब देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। आपने दो पॉइंट सेलेक्ट करे, बहुत ध्यान से देखना यार, ये वाले पॉइंट, पेन नीचे रखिए और सुनिए बहुत ध्यान से। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल लिसनिंग टू दिस। देखिए बहुत ध्यान से, व्हाट यू हैव डन इज, आपने यहां पर दो पॉइंट्स लिए, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेम स्ट्रेन शो कर रहे हैं, मतलब ये स्ट्रेन शो कर रहे हैं, लेट अस सपोज ई स्ट्रेन शो कर रहे हैं। हार्डनिंग रीजन में भी आपने क्या किए, दो पॉइंट सेलेक्ट किए, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये भी सेम स्ट्रेन ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी सेम स्ट्रेन ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से, इस सॉफ्टनिंग रीजन में जो स्ट्रेन है, इसके लिए आपको कितना स्ट्रेस चाहिए? इसके लिए आपको लेट अस सपोज इतना स्ट्रेस चाहिए, इतना स्ट्रेस, ठीक है। हार्डनिंग रीजन में जो सेम स्ट्रेस को लाने के लिए कितना स्ट्रेस चाहिए? देखिए, आपको ज्यादा स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट, आपको ज्यादा लोड की रिक्वायरमेंट है, आपको ज्यादा लोड की रिक्वायरमेंट है। बहुत ध्यान से सुनिए। सो रबर शो सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग बिहेवियर। सॉफ्टनिंग रीजन में क्या होता है? किसी स्ट्रेन ई को लाने के लिए, फॉर स्ट्रेन ई यू रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ लोड, लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस to produce this strain, while in hardening region to produce this strain, E strain, you required more amount of load, more amount of effort, more amount of energy, more amount of stress is needed for same amount of stress. So rubber shows this mixed behavior, softening and hardening behavior. समझ में आ गया सबको? So in hardening region the stress needed will be more, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए बहुत ध्यान से, इतना इतना, और यहां पर क्या चीज है? बहुत थोड़ा सा, इतना इतना। सो रबर शोज दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग। ये सबको समझ में आ गया ग्राफ से? आई होप दिस ग्राफ इज बीन अंडरस्टूड बाय एवरीवन। डन एवरीवन रिटन? जल्दी जल्दी बताइए मुझे। आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस।
वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज पॉइजन्स रेशियो. नाउ विल सी दी व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो. देखते हैं ये पॉइजन्स रेशियो क्या होता है. नेक्स्ट हेडिंग डालिए. नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट विल सी इज पॉइजन्स रेशियो. देखिए पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना. बहुत मजेदार चीज आपको बताऊंगा आज के बाद, कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा पॉइजन्स रेशियो क्या होता है. बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ. ठीक है, देखिए पॉइजन्स ऑब्जर्व फॉलोइंग थिंग. पॉइजन ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए और कुछ कंडीशंस बताई कि वो जो ऑब्जर्वेशन है वो तभी वैलिड है इन कंडीशंस के लिए. पहले उसने कंडीशन बताई. ठीक है, पॉइजन ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा. पॉइजन ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, ठीक है, और उसने बोला कि ये ऑब्जर्वेशन तभी वैलिड है जब आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे. ये मटेरियल ये कंडीशन फुलफिल करेगा. क्या कंडीशन है? मटेरियल शुड बी होमोजीनियस. कंडीशन फॉर अप्लाइंग. देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा. कंडीशन फॉर अप्लाइंग. क्या कंडीशन है? देखिए बहुत ध्यान से. मटेरियल शुड बी, ठीक है, मटेरियल शुड बी होमोजीनियस. इफ अ मटेरियल इज होमोजीनियस, ठीक है, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक. इफ मटेरियल इज लीनियर इलास्टिक and loading is within elastic limit, and loading is within elastic limit. अगर ये फुलफिल हो रही है कंडीशन, तो मटेरियल में कैसा बिहेवियर आता है ये पॉइजन्स ने हमें बताया. मटेरियल में कैसा बिहेवियर आता है ये पॉइजन्स ने हमें बताया. क्या? देखो बहुत ध्यान से. तो मटेरियल, आपने क्या किया, इस मटेरियल पे पी लोड लगाया. ये पी लोड लगाया, ठीक है, पी लोड आपने लगाया. तो ऑन अप्लाइंग द लोड विद इन इलास्टिक लिमिट, मटेरियल में क्या हुआ, ये मटेरियल में चेंजेस आए. देखिए बहुत ध्यान से. मटेरियल क्या करेगा? इट विल इलोंगेट. मटेरियल विल इलोंगेट. ये मटेरियल क्या कर गया? इलोंगेट कर गया. क्लियर हो गई ये वाली बात? क्लियर हो गई. अर्लियर उसका डायमेंशन कितना था? मटेरियल विल इलोंगेट. ठीक है, मटेरियल इलोंगेट कर गया. अब बहुत ध्यान से देखिए. दिस एक्सिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. अलोंग द लेंथ दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. एंड दिस एक्सिस इज नोन एज लेटरल एक्सिस. दिस एक्सिस इज नोन एज, ये आपका क्या है? ये आपका लेटरल एक्सिस है. ये आपका क्या है? ये आपका लेटरल एक्सिस है. तो पॉइजन्स ने ये बताया ऑन, ठीक है, पॉइजन्स ने ये बताया. बहुत ध्यान से. अब यहां पर आपको पेन नीचे रखना है और सुनना है. बहुत ध्यान से देखिए. पॉइजन ने क्या बताया कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई, मटेरियल इज होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, लीनियर इलास्टिक एंड लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट. अगर मटेरियल में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देन on applying the load, on increasing when the dimension of the member increases in the longitudinal direction, there is a decrease in dimension in the lateral direction. फिर से सुनिए. If there is an increase in dimension in longitudinal direction, then corresponding to that there is a decrease in dimension in the lateral direction. फिर से बता देता हूं. ठीक है, देखो पहले क्या था, ये देखिए बहुत ध्यान से. ये डायमेंशन है आपकी डी नॉट, फॉर एग्जाम्पल ये डी नॉट है, और ये क्या चीज हो गई है? ये डीएफ हो गई है. ये डीएफ हो गई है. तो पॉइजन्स ने क्या बताया? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मटेरियल होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, लीनियर इलास्टिक है एंड लोड इज विद इन इलास्टिक लिमिट. सो क्या बोला है उसने? ऑन इंक्रीजिंग, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन डायमेंशन in loading direction, then there will be a corresponding decrease of dimension in the lateral direction. ठीक है. सो मैं ये लिख देता हूं. क्या इसने ऑब्जर्व किया? ये मैं लिख देता हूं. देखिए इफ, ठीक है,
increase if increase in dimension in loading direction, ठीक है, then there will be corresponding decrease in other direction. और ये रेशियो इसने क्या बताया? रेशियो इसने डिफाइन किया है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है. दिस रेशियो इज कांस्टेंट. ये रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. तो ये रेशियो आप डब्बा बना के लिख लीजिए, दिस रेशियो इज कांस्टेंट. तो पहले आप ये डायग्राम बनाओ, मैं फिर से समझा दूंगा. पहले आप ये डायग्राम बनाइए. बताओ, फिर से एक्सप्लेन करता हूं. अब मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं चार्जर लगा देता हूं लैपटॉप का. जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं लैपटॉप का चार्जर लगा देता हूं. तब तक आप ये लिखिए पूरा. डन एवरीवन? चलिए ये लिख लीजिए. डन. देखो बहुत ध्यान से, ठीक है. सो इसने पॉइजन्स ने क्या बोला कि अगर ये नेक्स्ट पेज, अभी नेक्स्ट पेज तो खाली है, इसके बाद ये लिख लीजिए. नेक्स्ट पेज तो खाली है. लिख लिया सबने? रिटन एवरीवन? हमें बताओ बे, समझ में आ रहा है? डन. देखो बहुत ध्यान से, फिर से समझते हैं. तो पॉइजन्स ने क्या ऑब्जर्व किया? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मटेरियल होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, लीनियर इलास्टिक है, लोडिंग इलास्टिक लिमिट तक है, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, सो अगर इंक्रीज हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, दैट विल करस्पॉन्ड टू द डिक्रीज इन द लेटरल डायरेक्शन. ठीक है. तो अब उसने क्या बोला? एक रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, एंड दैट रेशियो इज लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालते हैं. देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. लेट अस सपोज इसकी लेंथ हम मान लेते हैं L0. इसकी लेंथ हम L0 मान लेते हैं, और इसमें चेंज इन लेंथ कितना आया? लेट अस सपोज DL चेंज इन लेंथ आया. ठीक है, DL चेंज इन लेंथ आ गया. ठीक है. अब देखो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज L0. ठीक है. अब देखो लेटरल स्ट्रेन कैसे डिफाइन करेंगे? लेटरल कौन कौन सी डायरेक्शन हो सकती है भाई? अगर ये एक्स डायरेक्शन है,
एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन। अगर एक्स डायरेक्शन को मैंने लॉन्गिट्यूडनल माना है तो लेटरल कैन बी वाई एंड जेड ऑल्सो। भाई लेटरल कैन बी वाई एंड जेड ऑल्सो, यस और नो? If x direction is the lateral direction, longitudinal direction, then lateral can be y and z also. So y direction में आपने lateral कितना निकाल लिया? ठीक है, lateral direction में change in length, change in length, change in length. तो change in length कितना हो जाएगा? देखो बहुत ध्यान से, initial diameter d नॉट था, final आपका df हो गया, ठीक है, final minus initial df minus d नॉट, तो change in the diameter upon original diameter, that is d नॉट. तो इसको फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया, इसको फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया माइनस चेंज इन द डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. लेट अस सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, सो माइनस चेंज इन द डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. ठीक है, सो पॉइजॉन्स ने क्या बोला, अब ये वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है. सो पॉइजॉन्स ने हमें क्या बोला कि ये जो रेशियो होता है स्ट्रेन का, लेटरल स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन अपॉन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है. सिमिलरली स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन अपॉन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ये रेशियो आपका क्या होगा, ये कांस्टेंट होंगे. दीज रेशियो आर कांस्टेंट एंड दिस रेशियो कांस्टेंट इज नोन एज पॉइजॉन्स रेशियो. इट इज रिप्रेजेंटेड एट, किसी बुक में v से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी बुक में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वन एंड द सेम थिंग. मैं हिबलर के कन्वेंशन फॉलो करता हूं तो मैं म्यू लूंगा, ठीक है, या तो म्यू लेते हैं या यू ये लेते हैं, ठीक है. तो ये हो गया पॉइजॉन्स रेशियो, पॉइजॉन्स रेशियो, पॉइजॉन्स रेशियो. अब देखिए बहुत ध्यान से, ये चीज क्या है, ऊपर नेगेटिव है, तो पॉइजॉन्स रेशियो हमेशा पॉजिटिव डिनोट किया जाता है, तो आपको इसका मॉड लेना पड़ेगा. भाई आपको इसका मॉड लेना पड़ेगा. मॉड कैसे लेंगे, तो पॉइजॉन्स रेशियो इज ऑलवेज टेकन एज पॉइजॉन्स रेशियो इज ऑलवेज टेकन एज द पॉजिटिव वैल्यू. तो आप मॉड लेंगे, मॉड ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो मॉड लेते हैं आप. तो वैसे मैं यहां पर माइनस लिख सकता हूं, माइनस स्ट्रेन इन दी वाई डायरेक्शन माइनस स्ट्रेन इन दी जेड डायरेक्शन, and this constant is known as Poisson's ratio. This constant is known as Poisson's ratio. देखो समझ में आया Poisson's ratio क्या होता है. हाँ ह्यूमन सेल्स में नहीं लगेगा, बट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना मीनल, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी वैल्यू लीस्ट 0 लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते. ठीक है, वैसे जनरली जो इसकी वैल्यू होती है -½ से +½ होती है, बट फॉर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आप ह्यूमन सेल से तो कोई इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे ना, ठीक है. सो इसलिए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या लेते हैं, 0 to ½ ले लेते हैं इसकी वैल्यू. ये भी मैं अभी डिराइव करूंगा, वाई द वैल्यू ऑफ पॉइजॉन्स रेशियो इज 0 to ½. ठीक है. सो मैं आपको कुछ एक टेबल दे दे रहा हूं, कॉमन इंजीनियर जो हमारे काम आएंगे. भाई हमें तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, हमें तो अपने सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो हमारे मटेरियल काम में आएंगे, तो वो मैं देख लेता हूं. तो मैं आपको लिखा देता हूं, फॉर कॉमन इंजीनियरिंग मटीरियल, फॉर कॉमन इंजीनियरिंग मटीरियल, देखो फॉर कॉमन इंजीनियरिंग मटीरियल V और या फिर म्यू, पॉइजॉन्स रेशियो, ठीक है, V या फिर म्यू, इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 to 1/3 होती है.
1/4 का मतलब 0.25 और 1/3 का मतलब कितना हो गया 0.33। जनरली इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू ये होती है। मैं कुछ मटेरियल बता देता हूं, इसकी पॉइजन्स रेशियो भी बता देता हूं आपको। ये आपको याद नहीं करना है, बट ठीक है एक बार देख लिया वो बहुत है, याद नहीं करना है, ठीक है। स्टील की जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो वैल्यू होती है 0.3, ठीक है। और उसके बाद एल्यूमिनियम की 0.33 होती है, 0.33, ठीक है। कंक्रीट की कितनी होती है 0.1 होती है, ठीक है। कॉर्क की 0 होती है, कॉर्क की 0। और रबर की कितनी होती है, रबर की होती है 0.5, रबर की 0.5। ये दोनों अभी आप रहने दीजिए, जो लास्ट के दोनों हैं, ठीक है, ये वाले दोनों, कॉर्क और रबर, ये कॉर्क और रबर आप अभी रहने दीजिए, इसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। कॉर्क की 0 और रबर की 0.5, ठीक है। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं, ये मेरे साथ खुद हुआ है, ये एनालिसिस, ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ये एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, कॉर्क का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। ठीक है, देखो एक बार क्या था क्लास, मैं आपको बताता हूं कि शायद 10th 11th की बात थी, ठीक है। जो आपके फैंसी फ्रूट जूसेस वगैरह आते हैं, कई सारे लोग गिफ्ट में भी देते हैं, जैसे शैंपेन की बॉटल होती है और अंदर फ्रूट के मतलब फ्रूट के जूसेस भरे होते हैं, आपने वो कभी देखे, ठीक है, आते हैं मार्केट में, ठीक है। सो मैंने क्या किया था, उसका कॉर्क ओपन किया था, मैंने उसका कॉर्क ओपन किया और फिश के साथ क्या हुआ, फिश के साथ जूस बाहर निकल गया, ठीक है। सो मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसमें से जो फ्रूट जूस था वो पी लिया, और उसके बाद क्या हुआ, वो कॉर्क में मैं अंदर उसमें इंसर्ट करने लगा, बट नहीं हुआ ऐसा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कॉर्क का, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉर्क है, ये कॉर्क है, ठीक है, मैंने ओपन कर दिया। अब जब मैं बॉटल में इसे फिर से इंसर्ट करूंगा ना, फिर से जब मैं बॉटल में इंसर्ट करूंगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बहुत ध्यान से देखिए, कॉर्क का म्यू या फिर वी जो वैल्यू है वो 0 है, मतलब क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल लेटरल स्ट्रेन इसका 0 रहेगा, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन इसका 0 रहेगा, मतलब जब आप इसे इंसर्ट करना चाहेंगे, सो कुछ ना कुछ स्ट्रेन इसमें आना चाहिए, कुछ ना कुछ स्ट्रेन इसमें आना चाहिए, तभी अंदर फिक्स होगा। बट इसका क्या होता है, इसका म्यू जो 0 होता है, जीरो का मतलब क्या हो गया, इसका जो लेटरल स्ट्रेन है, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है, देखो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो 0 होता है, क्योंकि आप यहां पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो हो जाएगा, बट लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन 0 होता है, इसीलिए वापस ये एक बार कॉर्क आपने ओपन कर दिया तो ये रीइंसर्ट नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज लेटरल स्ट्रेन जो होगा वो 0 होता है, ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं आएगा उसमें। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आया, वाई दी कॉर्क का 0 क्यों होता है, ये समझ में आ गया सबको? अबे बताओ बे, समझ में आया? फ्रूट जूस से समझा रहा हूं, नहीं समझ में आया? दारू का नाम लेता तो अभी तुरंत सब समझ में आ जाता। जल्दी जल्दी लाइव चैट में लिखो, ये चीज समझ में आई दोस्तों, मजेदार लगी ये वाली चीज मजेदार लगी आप लोग को? यस यस यस, समझ में आ गया। सो म्यू 0 का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, ऑन सेम लोडिंग लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन उतना ही ज्यादा होगा। हाँ, ठीक है, देखो म्यू की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, जैसे स्टील की, एल्यूमिनियम की, कंक्रीट की, अगर कंक्रीट और स्टील में मैं देखूं, अगर ठीक है, दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, दोनों को कंपेयर करता हूं, देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं, ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस,
देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2 सैंपल, ठीक है, एक स्टील है और एक कॉन्क्रीट है, एंड यू अप्लाइड द सेम लोड, आपने क्या किया, सेम लोड अप्लाई किया, पी लोड अप्लाई किया, ठीक है। अगर दोनों में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सेम है, अगर दोनों में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सेम है, सो ये अगर क्या है, ये स्टील है और ये आपका क्या है, ये कंक्रीट है। कंक्रीट की म्यू की जो वैल्यू है वो 0.1 है और स्टील की जो म्यू की वैल्यू है वो 0.3 है, ठीक है। 0.3, इसका मतलब क्या हो गया कि लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन ज्यादा आएगा, लेटरल डायरेक्शन में चेंज इन डायमेंशन ज्यादा आएगा इन स्टील एज कंपेयर टू कंक्रीट, एज कंपेयर टू कंक्रीट। ये समझ में आ गया सबको? अगर चेंज इन लेंथ सेम है, मतलब ये जो ये भाई ये एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है, और इसमें चेंज लेंथ कितना आया, ये डीएल, ये आ गया डीएल चेंज इन लेंथ, इसमें भी क्या हो गया, लेंथ एल है और चेंज इन लेंथ कितना है, डीएल है। तो इसका मतलब लेटरल डायरेक्शन में स्टील में, लेटरल डायरेक्शन में स्टील में क्या होगा, ज्यादा वेरिएशन आएगा, लेटरल डायरेक्शन में स्टील में ज्यादा मतलब स्ट्रेन आएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, सो लेटरल स्ट्रेन is more in steel as compared to lateral strain in concrete. I hope this diagram represents everything about the Poisson's ratio. देख रहे हैं अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और चीजें याद होती जा रही हैं और हम बहुत कम लिख रहे हैं। देखो हमारा मेन अप्रोच कॉन्सेप्ट समझने का है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे तो आप कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। डन, एवरीवन रिटन? जल्दी बताओ मुझे, एवरीवन रिटन? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। चलो बढ़िया है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। नो बहुत ध्यान से देखिए, अगेन इन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन आपने क्या किया, स्पेसिमेन लिया और अब आपने यहां पर क्या लोडिंग अप्लाई कर दी। फॉर एग्जांपल अब आप क्या कर रहे हैं, ओह जस्ट एक मिनट दीजिए यार, मैं वही मैंने क्या किया,
चार्जर लगा दिया बट बटन ऑन करना भूल गया। लैपटॉप का मैंने चार्जर लगा दिया, बटन ऑन करना भूल गया, बट ठीक है चलो। कंप्यूटर मेरा बहुत लॉयल है, बता दिया उसने कि आप बैटरी लो है। चलिए देखिए आपने क्या किया। नाउ यू हैव टेकन द स्पेसिमेन इन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम पहले तो आपको यस और नो में आंसर करना है। इन यूटीएम, इन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो यूटीएम में आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें टेंसाइल टेस्ट भी कर सकते हैं, आप उसमें कंप्रेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, और आप उसमें शियर टेस्ट भी कर सकते हैं। शियर टेस्ट भी कर सकते हैं, यस और नो। ठीक है। सो आपने क्या किया, ठीक है, स्पेसिमेन लिया और यूटीएम में आपने क्या कर दिया, उसका शियर, उस पर शियर स्ट्रेस लगाया। ठीक है, उस पर शियर स्ट्रेस लगाया। ठीक है, यस वेरी गुड। शियर टेस्ट भी कर सकते हैं इन यूटीएम। तो आपने स्पेसिमेन लिया और उस पर क्या किया, शियर स्ट्रेस लगाया। शियर स्ट्रेस लगाया, ठीक है, शियर लोड लगा दिया एंड विल कन्वर्ट दिस लोड इनटू शियर लोड। ठीक है, आपने शियर लोड लगाया और देन व्हाट यू हैव एनालाइज्ड इज, आपने क्या एनालाइज किया, आपने एनालाइज किया कितना इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना इसमें चेंज इन शेप हो रहा है। क्लियर हो गई ये वाली बात, कितना इसमें ये गामा, गामा, एंड वी नो दैट शियर स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा एंड शियर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। ठीक है, आपने क्या देखा, ऑन एप्लीकेशन ऑफ द शियर स्ट्रेस कितना उसमें शियर स्ट्रेन आ रहा है। शियर स्ट्रेन हम निकाल सकते हैं, शियर स्ट्रेन इज नथिंग बट पहले 90 था, अब 90 के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो गया है, पहले 90 था अब कितना चेंज हो गया है। एंड शियर स्ट्रेन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन रेडियन, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। शियर स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड इन रेडियन, ये बताया था मैंने, ये बताइए यस और नो। शियर स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड इन रेडियंस, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। यस यस, ठीक है। सो आपने क्या किया, शियर स्ट्रेस लगाया और उस स्ट्रेस से आपने ये देखा कि उस स्पेसिमेन में कितना शियर स्ट्रेन आ रहा है। सो एंड यू हैव प्लॉटेड द ग्राफ, एंड यू हैव प्लॉटेड द ग्राफ एंड द ग्राफ लुक लाइक दिस, एंड द ग्राफ लुक लाइक दिस। देखिए बहुत ध्यान से, द ग्राफ लुक लाइक दिस। ठीक है, तो विद इन अप टू इलास्टिक लिमिट, ये अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है, ये the graph look like this, this is the elastic limit, so this is shear stress and this is shear strain. ठीक है, this is shear stress and shear strain. So what we have observed here is up to elastic limit, जैसे जैसे आपका shear strain बढ़ रहा है, जैसे जैसे shear strain बढ़ रहा है, ठीक है, shear stress की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, shear and the curve is passing through the origin, जब कर्व, ठीक है, अगर स्ट्रेन के बढ़ने से स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, ठीक है, या स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन बढ़ रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है कर्व, तो वी कैन राइट दिस डाउन एज अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट, या हम क्या बोल सकते हैं, किसी किसी बुक में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट भी लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिकली आप क्या करते हो, एक्सपैंड करके देखते हो, आपको अलग अलग पॉइंट दिखते हैं, बट इन हम क्या कर सकते हैं, इन्हें मान सकते हैं ये पास पास है, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ये बहुत पास पास है। तो मैं यहां पर ये बोल देता हूं कि अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट shear stress is directly proportional to shear strain, sorry shear strain, I'm so sorry यार, shear strain, इसे आप shear strain कर लीजिए, shear strain, shear strain is represented by gamma। ठीक है, shear stress is directly proportional to shear strain and to remove the proportionality sign we need a constant। ठीक है, ठीक है, to remove this proportionality we need a constant, to remove this proportionality into equality we need a constant, and this shear stress is equal to, that constant is known as g into gamma, that g is known as shear modulus, shear modulus। अभी हम देखते हैं इसका significance, we'll see the significance। so up to proportionality limit, ठीक है, up to proportionality limit, ठीक है, up to proportionality limit, अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ठीक है, shear stress is directly proportional to shear strain and जो proportionality constant आया है, this is known as, this proportionality constant, किसी किसी बुक में ये c भी लिखा होता है, g ले लीजिए या c ले लीजिए, I'll represent this by g, this g is known as modulus of rigidity, modulus of rigidity,
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। ठीक है, आप यहीं पे ही, क्योंकि यहां जगह नहीं है, आप यहां और करके लिख लीजिएगा शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। ये मेरे पीछे जो है उसे शियर मॉडुलस लिखा है मैंने, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। अभी हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ शियर मॉडुलस। विल सी द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ शियर मॉडुलस। ठीक है, आप लिखिए फटाफट, हेडिंग डालिए। डन एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड। विल सी द फिजिकल सिग्निफिकेंस, विल सी द फिजिकल सिग्निफिकेंस। हम देखते हैं क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है शियर मॉडुलस का। विल सी द फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब देखिए, अब आप हेडिंग डालिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ शियर मॉडुलस। देखो बहुत ध्यान से ये समझते हैं, ये दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है। दिस कॉन्सेप्ट, शियर मॉडुलस का कॉन्सेप्ट दिमाग में मतलब फिट होना, दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ शियर मॉडुलस। सिग्निफिकेंस ऑफ शियर मॉडुलस। ये सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या है, सिग्निफिकेंस शियर मॉडुलस का क्या है, ये हम चेक करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शियर मॉडुलस, विल सी। देखिए क्या होता है ये चीज, देखो बहुत ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, ठीक है, दो सैंपल लेता हूं। विल टेक दी टू सैंपल, ठीक है, टू सैंपल या टू स्पेसिमेन, ठीक है, जिनका एरिया क्या है, सेम एरिया के हैं, ठीक है, और उनमें सेम लोडिंग लगाई गई है, बट मटेरियल डिफरेंट है, बट डिफरेंट मटेरियल। उनमें मटेरियल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूं दो स्पेसिमेन, ये आपका स्पेसिमेन ए है एंड दिस इज स्पेसिमेन बी, एंड यू हैव अप्लाइड द सेम लोडिंग। ठीक है, सेम लोडिंग, टाउ यहां पर भी, टाउ यहां पर भी। नाउ यू हैव टू लुक इट वेरी केयरफुली, लुक एट हियर, बहुत ध्यान से देखिएगा। यू हैव, देखो बहुत ध्यान से, यहां पर देखो, पेन नीचे रखो और सुनो बहुत ध्यान से। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। आपने क्या किए, आपने दो मटेरियल, दो स्पेसिमेन लिए, सेम क्रॉस सेक्शन, सेम डायमेंशन, सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शन, एंड यू अप्लाइड द सेम लोडिंग। और लोडिंग क्या होगी, शियर मॉडुलस चेक कर रहे हैं, सो द लोडिंग विल बी शियर, शियर लोडिंग। आपने शियर लोडिंग अप्लाई करी। अब बहुत ध्यान से देखिए, यू हैव अप्लाइड द शियर लोडिंग एंड व्हाट हैपेंस इज, लेट अस सपोज इसमें, इस वाले सैंपल में कितना स्ट्रेन आ गया। फॉर एग्जांपल इसमें शियर स्ट्रेन आया इतना, 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 इसे बोल देते हैं गामा ए। गामा ए मतलब शियर स्ट्रेन इन फर्स्ट सैंपल। बी में कितना शियर स्ट्रेन आ गया, लेट अस सपोज ज्यादा आ गया, लेट अस सपोज इतना आ गया, ये गामा बी। आई होप ये डिफरेंशिएट आपको दिख रहा होगा, गामा बी। ठीक है, यहां पर क्या आया, कम डेविएशन आया, कम स्ट्रेन आया इसमें। ठीक है, गामा ए गामा बी। अब देखिए बहुत ध्यान से, वी नो दैट फ्रॉम शियर मॉडुलस, देखिए शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू जी इंटू वाई, जी इंटू वाई। अब आपने देखो क्या किया, अब आपने क्या किया, टाउ सेम रखा है, टाउ सेम रखा है, तो इसका मतलब ये दोनों के लिए, सैंपल के लिए टाउ कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपने क्या रखा है, सेम रखा है, ये आपने सेम रखा है। ठीक है, सो मैं बोल सकता हूं कि दोनों मटेरियल के लिए शियर मॉडुलस ऑफ ए सैंपल, स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन फॉर ए सैंपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये जो भी है सेम है, फॉर एग्जांपल सेम ले लिया आपने। ठीक है, इज इक्वल टू टाउ फॉर ए। ठीक है, और ये क्या है, टाउ ए और टाउ बी, ये आपने सेम रखा है, टाउ ए इज इक्वल टू टाउ बी। ठीक है, अब देखिए फॉर सैंपल बी आप लिख सकते हैं शियर मॉडुलस फॉर सैंपल बी इंटू शियर स्ट्रेन फॉर सैंपल बी इज इक्वल टू
शेयर स्ट्रेस फॉर सैंपल भी। अब टाउ ए टाउ बी अगर सेम है तो आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। हाउ विल यू कंपेयर? हमने कंपेयर किया जी ए इंटू गामा ए इज इक्वल टू जी बी इंटू गामा बी। इसका क्या मतलब हो गया? shear modulus of first sample into shear strain of first sample is equal to the shear modulus of b sample into, ठीक है, shear strain of b sample। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर क्या होगा if अब आप देखो बहुत ध्यान से, अगर गामा बी बड़ा है गामा ए से, देखो बहुत ध्यान से, गामा बी बड़ा है कि नहीं है? देखो ज्यादा स्ट्रेन आया है कि नहीं आया इसमें? भाई इसमें ज्यादा स्ट्रेन आया है कि नहीं आया? देखो बहुत ध्यान से, और इसमें कम स्ट्रेन आया है। अगर दूसरे वाले सैंपल में ज्यादा शेयर स्ट्रेन आया होगा, अगर ऐसा होगा, इफ दिस इज दिस, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डिफॉर्मेशन इन बी इज मोर देन ए। अगर ऐसा है, ठीक है, मतलब क्या हो गया? इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। इन्हें इक्वेट करने के लिए, इन्हें इक्वल रखने के लिए क्या वैल्यू होगी? जीबी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ मुझे भाई। अगर गामा बी की वैल्यू अगर ज्यादा है गामा ए से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? शेयर मॉडुलस ऑफ बी विल बी लेस देन शेयर मॉडुलस ऑफ ए। शेयर मॉडुलस ऑफ बी विल बी लेस देन शेयर मॉडुलस ऑफ ए। ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? मतलब क्या हो गया? जिस मटेरियल का शेयर मॉडुलस कम होगा उसमें शेयर डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा, जिस मटेरियल का शेयर डिफॉर्मेशन कम होगा उसमें शेयर डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो मैं क्या लिख सकता हूं? इफ शेयर मॉडुलस इज लेस, if shear modulus is less, shear deformation will be more, shear deformation will be more, shear deformation will be more। मतलब क्या हो गया? जितनी कम वैल्यू होगी शेयर मॉडुलस की, उसकी एबिलिटी टू रेजिस्ट द शेयर लोड विल बी लेस। ठीक है, मतलब क्या हो गया? जिस मटेरियल की शेयर मॉडुलस की वैल्यू कम होगी वो क्या करेगा? शेयर स्ट्रेसेस को, शेयर लोड को कम रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं नोट के फॉर्म में? ठीक है, तो नोट के फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूं? जी की जो वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस जी वैल्यू रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स एबिलिटी ऑफ मटीरियल, एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू रेजिस्ट shear deformation। तो जितना ज्यादा आपकी किसी भी मटेरियल की जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसमें शेयर डिफॉर्मेशन उतने कम होंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया सबको? यस और नो? जल्दी बताइए मुझे, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया इसका? समझ में आ गया? अब आप इस डायग्राम से याद कर सकते हैं। देखो कितनी सिंप्लिसिटी के साथ इसका मतलब समझ में आ गया। सो आज हमने पॉइजन्स रेशियो का मतलब देखा, शेयर मॉडुलस का मतलब देखा, और यंग्स मॉडुलस का हम मतलब देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस भी देख चुके हैं, शेयर मॉडुलस भी देख चुके हैं। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल। दोनों ही प्रॉपर्टी हैं, दोनों ही प्रॉपर्टी हैं। क्यों दोनों प्रॉपर्टी हैं? बोथ आर प्रॉपर्टीज। क्यों दोनों प्रॉपर्टी है? रीजन क्या है? दोनों ही मटेरियल पे डिपेंड कर रही हैं, बिकॉज दोनों ही मटेरियल पे डिपेंड कर रही हैं। क्लियर हो गई वाली बात? अब देखो ई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? यंग्स मॉडुलस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द, ठीक है, डिफॉर्मेशन अंडर एक्सियल लोड, अंडर एक्सियल लोड। ठीक है,
ठीक है। ई का मतलब क्या होता है, मटेरियल की वो एबिलिटी, वो क्या कर सके, एक्सियल लोड्स के डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर सके, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन अंडर एक्सियल लोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी वो क्या करे, रेजिस्टेंट दे, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर एक्सियल लोड, ये याद रखना है आपको, अंडर एक्सियल लोड। और प्योर एक्सियल लोड था वो, प्योर एक्सियल लोड। जी में क्या है, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, ठीक है, अंडर शियर लोड, अंडर शियर लोड। ये समझ में आ गया सबको, ई और जी में दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। समझ में आ रहा है। ये सबसे बड़ा चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, सो आज की क्लास हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। आज हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है भाई, इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में मिलेगी, ठीक है। मैं आप लोगों को अब कब क्या बता चुका हूं, ई बता चुका हूं, जी के बारे में बता चुका हूं, म्यू के बारे में बता चुका हूं। कल हम लोग देखेंगे के, बल्क मॉडुलस देखेंगे हम लोग कल, ये के बारे में देखेंगे। सो आई होप ये तीनों टर्म आपको समझ में आ गए होंगे, ई जी एंड म्यू, ये तीनों टर्म समझ में आ गए। पहले आप मुझे यस और नो में ये बताइए, कोई भी लेक्चर में आपको कमी दिख रही है तो मुझे जरूर कमेंट करके या मुझे मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। लेक्चर्स में अगर आपको कोई भी थोड़ी सी भी अगर आपको कमी दिखती है, ठीक है, मुझे जरूर बता दीजिएगा कि सर ये इंप्रूवमेंट करिए। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर द इंप्रूवमेंट, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से, आज की फर्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूं मैं आपको। ये टफनेस से हमने पढ़ा था, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से, टफनेस हमने पढ़ लिया, ठीक है, टफनेस हो गया। उसके बाद हमने हार्डनेस भी पढ़ ली, ठीक है। हार्डनेस के बाद हमने क्या देखा, कार्बन कंटेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ता है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल बिहेवियर भी हमने डायग्राम सारे पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमने देखा हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, ठीक है। लोडिंग और अनलोडिंग के समय ये हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, वी हैव सीन दिस। नेक्स्ट हमने रबर का बिहेवियर देखा कि रबर में कैसा बिहेवियर होता है, वो भी हमने चेक कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने पॉइजन्स रेशियो डिफाइन किया कि व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा, पॉइजन्स रेशियो का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद हमने क्या देखा, शियर मॉडुलस का हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस आज समझ लिया, ठीक है। सो इतना हमने अब तक कर लिया है, इतना हमने अब तक कर लिया है। सो इन 2 लेक्चर, 2 लेक्चर और बचे हैं, ठीक है। सो 2 लेक्चर्स आर मोर देयर, ठीक है। 2 लेक्चर मतलब अगर मैं आपको बताऊं कितना बचा है इस चैप्टर में, यस 2 लेक्चर और बचे हैं, 2 लेक्चर और हैं, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप टेस्ट भी दे सकते हैं, ऐप में टेस्ट हो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। एमएक्स ऐप पर टेस्ट अपडेट हो जाएंगे। और एक चीज आपको क्या करनी है, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं ना यार, ठीक है, सो काइंडली अपने क्लासमेट्स जो आपके हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके जूनियर हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं यार, उन्हें आप रेफर करिए यार, प्लीज उन्हें रेफर करो। क्योंकि मैं नहीं चाहता यार वो कोचिंग्स वगैरह के महंगी महंगी कोचिंग्स के चक्कर में पड़े और अपना अननेसेसरी इतना अमाउंट ऑफ मनी वहां पर लगाएं। आप देखो यार कितनी सिंप्लिसिटी के साथ हमारे लेक्चर चल रहे हैं। तो कोई भी जूनियर अगर आपके हैं, आप काइंडली रेफर करें उसे, मेरा ऐप रेफर करें, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप रेफर कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो अपने क्लासमेट्स, जो भी आपके क्लासमेट्स तैयारी करना चाहते हैं, आपके जूनियर जो हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें रेफर करें काइंडली यार, ठीक है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है। एक बार मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में, कितने लोग लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहे हैं।
जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में यस लिखिए, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में यस लिखिए। कितने लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी मुझे यस लिखिए। या कर रहे हैं या कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कितने लोग हैं अभी क्लास में जो लैपटॉप या डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं, मुझे कमेंट में यस लिखिए जो कर सकते हैं। प्रियंका है, शांतनु है, अच्छा 3 ही लोग हैं। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अक्षय, मीनल जोशी, अच्छा 5-6 लोग हैं, ठीक है गाइस। सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में यही ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है। और आप रिवाइज करते रहें क्योंकि जब 2 लेक्चर और हो जाएंगे, कोई बात नहीं यार सुल्तान, ठीक है। सो 2 लेक्चर के बाद हमारा पूरा का पूरा ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू डू। मैं आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, क्लासिकल क्वेश्चन कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। आज मैं यही क्लास ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट एवरीवन।